अनुराग जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। नए नए अनुसंधान, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हों, ऐसे भी हो, एक एक दिन एक एक दवाई के बारे में बात रखते हैं, क्योंकि पूरे उसके साइंटिफिक रिसर्च पूरे के पूरे आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ रखते हैं, तो उसमें समय लगता है, लेकिन इस कार्य को करने में वर्षों की तपस्या लगी है। करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की विरासत, लगभग 5 दशक का हमारा ये योग का तप और हमारे वैज्ञानिकों के रात दिन की ये अनुसंधान की तपस्या और पुरुषार्थ, पूज्य आचार्य शिवाक्षण जी का और हमारे सारे वैज्ञानिकों का एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो पूरी मानवता के कल्याण के लिए हर दिन कुछ न कुछ नई उपलब्धियों से आपको अवगत कराते हैं। ये साधारण घटना नहीं है। आज तक योग पर, आयुर्वेद पर, यज्ञ पर, गायत्री मंत्र पर, हमारे सनातन के शाश्वत तत्वों पर वो अनुसंधान नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और इसके लिए सैकड़ों करोड़ क्या, अब तो हजारों करोड़ रुपए से अधिक हमने खर्च किए। और हमारा तो एक ही ध्येय है, ये ऋषियों की विरासत, ये वेदों का ज्ञान, ये आयुर्वेद का ज्ञान, ये प्रकृति और संस्कृति का दिव्य प्रवाह ऐसे निरंतर आगे बढ़ता रहे और सारे संसार का कल्याण होता रहे। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे एक बड़ी ब्रेन की बीमारी के बारे में, जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ के जो सिम्टम हैं उनके बारे में देखेंगे। और स्वामी जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अद्भुत रिजल्ट्स जो हमें न्यूरोग्रिड गोल्ड से मिले हैं स्वामी जी, आज हम वो देखेंगे कि कैसे न्यूरोग्रिड गोल्ड का इस्तेमाल करके हम पार्किंसंस के ऐसे सिम्टम को भी रिवर्स कर सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट बेनिफिट ले सकते हैं जो अब तक स्वामी जी नियर इम्पॉसिबल माने जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। न्यूरोग्रिड एक है, फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, मेधावटी, मेमोरोग्रिड ओमेगा, और उसमें फिर ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और फिर शिरोधारा, बादाम रोगन से नस्य, मेधाइष्टि से पूरा हवन चिकित्सा, यज्ञ थेरापी, ये सभी चीज़ें मिलाकर के ना अप्रतिम लाभ होता है। माने कोई भी दुनिया में नहीं कहता है कि पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया या एमएनडी जैसे रोग रिवर्स हो सकते हैं। हम खाली दावा नहीं करते हैं, पूरे आंकड़े तथ्य देखिए जरा, आपको खुद महसूस होगा कैसे अंदर हमारे ब्रेन और ब्रेन की न्यूरॉन्स में, सिनेप्स में, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन में, उसके पूरे ताने बाने में जो पूरा दिव्य रूपांतरण होता है। तो स्वामी जी, अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल हेल्थ की, आजकल स्वामी जी हम स्पेसिफिक हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेन फंक्शन की जितनी भी नॉर्मल हेल्थ है उसमें स्वामी जी वेल बीइंग है। वेलनेस सिर्फ बाहर ही नहीं है, वेलनेस स्वामी जी अंदर भी है। तो जो न्यूरोलॉजिकल वेलनेस की बात करें, इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो हमारे पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के कंपोनेंट हैं, उनकी ओवरऑल वेलनेस की बात है। स्वामी जी, अगर वो अच्छे से मेंटेन रहें तो हम बहुत दिन तक हेल्दी, हैप्पी रहते हैं और उस हेल्दी और हैप्पीनेस को महसूस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों बड़ी बातें हैं स्वामी जी। और WHO के अनुसार पूरे दुनिया में लगभग 3 बिलियन लोग ऐसे हैं, लगभग स्वामी जी आधे से थोड़ी ही कम पॉपुलेशन है, जिन्हें कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रही हैं। अब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं स्वामी जी, ये कुछ सोशल टैबू के साथ आती हैं, मतलब लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, उल्टी, सब के बारे में लोग बात कर लेंगे, पर किसी को अगर मानसिक समस्या है तो स्वामी जी उसके बारे में बात करने में काफ़ी टाइम लगता है और ओपनली उसके बारे में स्वामी जी कम बात लोग छुपाते हैं। हाँ स्वामी जी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो लगभग पागलपन जैसी हैं, और कोई नहीं चाहता कि कोई इनको ऐसे लेबल पागल समझे। हाँ, पागल समझे। वैसे स्वामी जी आधे से ज़्यादा हम लोग पागल तो हैं किसी ना किसी बात को लेके, पर जो थॉट प्रोसेस है, जो पागल कहलवाना नहीं चाहता। हाँ, कोई ऐसा चाहता नहीं कि उन पे ऐसा लेबल लगे। तो लेकिन आप देखें दुनिया में लगभग 3 में से अगर आप देखें तो एक इंसान को ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो समाज के तौर पर भी थोड़े थोड़े मॉडिफाई होते रहते हैं। समझिए, एक बड़े फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ब्रेन इज़ द मसल दैट मूव द वर्ल्ड, कि मतलब स्वामी जी ब्रेन एक ऐसी हमारा ऑर्गन है जिसमें मांसपेशी तो नहीं है, एक भी मांसपेशी स्वामी जी हमारे ब्रेन में नहीं होती, पर उस मांसपेशी जैसे ऑर्गन में मांसपेशी जैसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला लेती है, पूरी दुनिया को मोड़ सकती है, उसकी दिशा बदल सकती है। हाँ तो स्वामी जी, अगर हम ब्रेन के बारे में देखें, जो अगर हमारा ब्रेन अच्छा है, उसके अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छे खान पान के साथ है और एक अच्छे गुड न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के साथ आए, तो स्वामी जी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे रहते हैं, हम आसपास जो कर रहे हैं उसको अच्छे से बता पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, हमारा फिजिकल कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस अच्छे रहते हैं, ओवरऑल वाइटैलिटी अच्छी हो जाती है, इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं, सेंसरी परसेप्शन बढ़िया हो जाते हैं और स्ट्रेस का रिसिलियंस, मतलब स्ट्रेस को
मैनेज करने की क्षमता हमारी समझिए बढ़िया हो जाती है। तो ये सब एक अच्छे नर्वस सिस्टम की हेल्थ के बारे में बताते हैं। पर अगर आप देखें समझिए, अगर इनके अंदर कोई दिक्कत आती है तो 3 बड़ी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये समझिए ऐसी बीमारियां हैं जो उम्र के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती हैं और वो एक ऐसे सिम्टम के साथ आती हैं जिनका समझिए ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा अच्छा इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता। आज समझिए हम पार्किंसन डिजीज़ के बारे में समझेंगे और देखेंगे उसके कारक क्या हैं, वो होता क्यों है और कैसे हम समझिए कुछ स्पेसिफिक मॉडल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उन मॉडल को अपने यहाँ सिमुलेट कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं और न्यूरोग्रिड गोल्ड का ट्रीटमेंट देकर समझिए उन मॉडल के अंदर हम ट्रीटमेंट बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो समझिए अगर हम देखें इसके बारे में कि ये डिजीज़ है कैसी, काम कैसे करती है और इसके अपने अपने सिम्टम्स कैसे हैं, तो समझिए ये एक पूरा स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का। ये जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जिसको हम सिनैप्स कहते हैं, जो आपस में 2 न्यूरॉन के बीच की कनेक्टिविटी आती है। समझिए इन दोनों न्यूरॉन के बीच में 4 अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हैं। इनको समझिए हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर तय करते हैं कि कोई सिग्नल ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैसे जाएगा। तो आजकल जो बात कम्युनिकेशन की है, समझिए वैसा ही कम्युनिकेशन हमारे ब्रेन में एक एक सेल के अंदर होता है। सुपर कम्युनिकेशन है। सुपर कम्युनिकेशन समझिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब बिजली वाला सिग्नल क्विकली केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वो केमिकल सिग्नल क्षणों में, समझिए क्षणों के लगभग 1 लाखवें हिस्से में, 10 एक लाख क्षण के भी 1 लाखवें 10वें लाख हिस्से में इतना तेज पूरा शरीर का तंत्र है। हाँ समझिए, तो केमिकल सिग्नल्स बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और ऐसा कन्वर्जन चलता रहता है। तो जो केमिकल सिग्नल हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो 4 बड़े बड़े हैं। समझिए डोपामीन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलिन, इन सब के समझिए स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन चारों में अगर कोई भी कमी आ जाए तो समझिए अलग अलग बीमारियाँ पैदा होती हैं। डोपामीन की कमी आ जाए तो पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। सेरोटोनिन की कमी आ जाए जो एक हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है। ग्लूटामेट की कमी से समझिए एपिलेप्सी हो जाती है और एसिटाइलकोलिन की कमी से अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। तो ये चारों बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ हैं वो इन चारों केमिकल से समझिए लिंक्ड हैं। ये समझो अपने मस्तिष्क का ताना बाना, अपने ब्रेन को, अपने पिंड को, शरीर की दी हुई इस सौगात को, उपहार को, भगवान के दिए हुए इस उपकार को समझो जरा, क्या है अपने पास। ऐसे रोगी दुखी दरिद्र होकर के दर दर की ठोकरें खा करके इधर उधर माथा फोड़ते रहते हो और जीवन को ऐसे ही तबाह करते रहते हो। जरा समझो हम कौन हैं और उस अपनी शक्तियों को फिर जानो और जगाओ। तो ये बीमारियां मिटना तो बहुत सामान्य सी घटना है। इस पिंड में सारे ब्रह्मांड का सामर्थ्य जागृत कर सकते हो। इसके लिए सब योग करवा रहे हैं आपको, योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथी। हाँ समझिए, तो ये जो चारों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, डोपामीन जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ होता है, समझिए आज हम इसके बारे में देखेंगे कि ये जो पार्किंसन डिजीज़ है इसके अंदर डोपामीन की जो कमी हो जाए वो अगर हो तो समझिए कैसा होता है। पहले बड़ी उम्र में होता था। कल मेरे से एक बच्चा मिला, उसकी माँ उसको बेचारे को लेकर के घूम रही, बच्चा अभी यहीं पर 8-10 साल का, पूरा शरीर हिल रहा है, ट्रेमर्स हो रहे होंगे, हाथ हाँ, पूरा शरीर हिल रहा है। तो ये हर उम्र में हर रोग होने लग गया और समाधान योग, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है। तो समझिए ब्रेन के अंदर अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो एक हिस्सा है जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। ये काले रंग का हिस्सा होता है। समझिए इसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो डोपामीन को बनाते हैं। तो डोपामीन की सिंथेसिस, उनका रिलीज ब्रेन के एक हिस्से में होता है। अगर उसके अंदर कुछ दिक्कत पैदा हो जाए या फिर कुछ ऐसा इश्यू हो जाए कि वहाँ की जो बायोलॉजी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए तो समझिए वहाँ पे डोपामीन कम बनने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ डिमिनिशिंग हो जाती है समझिए, और पार्किंसन डिजीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम देखें जो हेल्दी लोग हैं उनके अंदर डोपामीन की मात्रा अच्छी है। एक ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन अच्छे डोपामीन की मात्रा को रिसेप्टर न्यूरॉन के पास भेजता है, एक देने वाला और एक लेने वाला। बीच में समझिए वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन का करेंसी है, मतलब वो ऐसी एक मुद्रा है जो एक न्यूरॉन दूसरे को दे रहा होता है। अगर वो ठीक मात्रा में बने रहे तो समझिए हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है, और अगर यही कम हो जाए, यही मुद्रा के नंबर कम हो जाए तो समझिए पार्किंसन की सिम्टम शुरू हो जाते हैं। और वो जब सिम्टम शुरू हो जाते हैं समझिए उससे ये वाली दिक्कत आती है। समझिए ये कुछ नए डेटा हैं जो अभी ये बता रहे हैं कि पूरे दुनिया में पार्किंसन डिजीज़ किस कंट्रीज़ में कितनी ज़्यादा है और 2050 तक वो क्या
प्रिडिक्शन है। स्वामी जी ऐसा लग रहा है और ऐसा कुछ अब एआई के साथ भी पता लग रहा है कि 2050 तक स्वामी जी पूरे दुनिया में जितने भी पार्किंसन के पेशेंट्स हैं उनमें नंबर 2 पे हमारे देश का नाम होगा, नंबर 1 पे चाइना होगा, उसके बाद भारत होगा, उसके बाद 8 और कंट्री होंगी जो सबसे डेवलप कंट्री मानी जाती हैं। तो स्वामी जी एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले समय में हमें ज़्यादा परेशान माने करने वाली दुनिया है। आगे बढ़ रही है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग का दिवालिया निकाल दिमाग रखा का है। दिवार निकालना स्वामी जी। ये जो लिस्ट है स्वामी जी, इसमें टॉप 10 कंट्री वही हैं जो सबसे डेवलप कंट्री मानी जाती हैं। पूरा यूरोप इनमें है स्वामी जी, यूएस है, और हमें ऐसे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये बीमारी और तेज़ी से हमें परेशान करने वाली है। तो स्वामी जी अगर हम इस ब्रेन फंक्शन को देखें कि किस तरीके से कौन कौन से चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे होते हैं जो लिंक्ड हैं इस बीमारी से, तो स्वामी जी हम देख पाएंगे कि जो इसकी बेसिक बायोलॉजी है जो न्यूरॉन के लेवल पर होती है वो ऐसी है कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा सिन्यूक्लिन, जो मॉडिफाई हो जाता है इस बीमारी के दौरान, और इसका एक जगह से एग्रेशन हो जाता है, ये एग्रीगेशन हो जाता है, मतलब ये जाके एक अपना जमावड़ा बना लेता है न्यूरॉन के कहीं कहीं दूर दूर तक जा, ये जो है प्रोटीन वो भी आके एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और उसकी वजह से पार्किंसन जैसी डिजीज़ के सिम्टम बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये थोड़े से सिम्टम हैं जहाँ पार्किंसंस के जो पेशेंट्स हैं उनके मोटर सिम्टम्स, मतलब जो उनके हाथ पांव और उनके सिर और उनकी पूरी बॉडी को चलाने का कार्यक्रम है वो स्वामी जी वो सर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि जो पोस्चर है वो थोड़ा झुक जाता है, हाथ पांव हिलते रहते हैं, कमर थोड़ी टाइट हो जाती है, आगे झुके रहते हैं, और हाथ पे कंट्रोल बहुत कम हो जाता है, और जो हिप्स और नीज के जॉइंट हैं वो थोड़े से ज़्यादा फ्लैक्स्ड हो जाते हैं, और पैरों में भी कंपन शुरू हो जाता है। ये तो होते हैं मोटर सिम्टम, पर कुछ नॉन मोटर सिम्टम भी हैं जो शरीर के अंदर हो रहे होते हैं जो इस बीमारी में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। आँखों के अंदर ब्लड विजन आ जाता है, नाक की जो कैपेबिलिटी है सूंघने की वो कम हो जाती है, पेट भी थोड़ा सा परेशान रहता है, हार्ट के अंदर पोस्चरल हाइपरटेंशन आ जाते हैं, बीपी की वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, और कुछ केस में कार्डियक डिसरिथमिया मतलब हार्ट की बीटिंग के तरीके हैं वो भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। ब्लैडर के अंदर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और शोल्डर्स में पेन और स्टिफनेस बना रहता है जो पार्किंसन की बीमारी के नॉन मोटर सिम्टम में काउंट होते हैं। तो इसके लिए फिर हम कैसे टेस्ट करें, क्योंकि ये कि लंबी प्रोग्रेसिव बीमारी है, इसको टेस्ट करना, इसको इंड्यूस करना भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमने फिर बायोलॉजी के थोड़े डीप लेंथ में गए और देखने का प्रयास किया कि कैसे हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक वर्म का यूज़ किया। सी एलिगेंस नाम के छोटे ट्रांसपेरेंट वर्म्स होते हैं जो जनरली मिट्टी में पाए जाते हैं। सर ये केंचुए के धूर के रिश्तेदार हैं, इनका लाइफ 21 दिन का है, और ये इनके अंदर बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल कोरोलेंस हैं जो ह्यूमन सिस्टम से मैच करते हैं, और पार्किंसन जैसी बीमारियों को भी इन वर्म्स में इंड्यूस किया जा सकता है। उसका कारण ये है कि ऐसे शरीर के इनके कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर भी सिक्रीट होता है जो ह्यूमन सिस्टम से अच्छे से कोरिलेट होता है। तो हमने सर इस पे काम करना शुरू किया, और एक जो बड़ी वाली बात है कि जो एक बड़ा अच्छा साइंटिफिक रीज़न है कि ये कैसे एक अच्छा मॉडल है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ को मेजर करने के लिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है। पर जो क्रिटिकल बात यह है कि एक सी एलिगेंस के अंदर अगर हम गिने कि कितनी कोशिकाएं हैं तो एक सी एलिगेंस में लगभग 959 मतलब 959 सेल्स पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। सी एलिगेंस थोड़ा सा छोटा ऑर्गेनिज्म है और लगभग 1000 के आसपास इनमें सेल्स हैं, पर उन 1000 के आसपास सेल्स में 1/3 मतलब 302 सेल्स न्यूरॉन्स हैं। मतलब इनके अंदर एक न्यूरॉनल डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, और ऐसे सेल्स हैं जो नर्व सिस्टम को अच्छे से कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, ये जो सिचुएशन इन वर्म्स के अंदर हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से उसी होमोलॉजी के साथ आते हैं जो ह्यूमन सिस्टम में भी पाए जाते हैं। तो जो ह्यूमन में ब्रेन है उसका इक्विवेलेंस भी इन वर्म्स के अंदर पाया जाता है, जो ह्यूमन में कॉर्ड है उसका भी इक्विवेलेंस इन वर्म्स के अंदर पाया जाता है। तो हमने फिर ऐसा किया कि हमने इन वर्म्स पे काम करना शुरू किया। जो हमारी अप्रोच थी सर कि हमने कुछ म्यूटेंट वर्म यूज़ किए, मतलब इन वर्म्स के अंदर कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस पैदा किए जो अलग अलग कारण से अलग अलग बीमारियों के सिम्टम को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक वर्म है जिसका नाम है BZ555, BZ555,
इसके अंदर जो डोपामीन ट्रांसपोर्टर है, जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका जो ट्रांसपोर्टर है उसको एक ग्रीन कलर की प्रोटीन से टैग किया हुआ है ताकि हम उस प्रोटीन की कैपेबिलिटी, उसके माइग्रेशन को देख पाएं। और जो दूसरा वर्म है जिसका नाम है NL5901, उसके अंदर जो अल्फा सिन्यूक्लिन है, वो जो प्रोटीन जो मैं आपको पहले बता रहा था जिसका एग्रीगेशन होता है, उसको भी एक YFP, एक येलो कलर की प्रोटीन के साथ टैग किया गया है। ये जो एक्सप्रेस करता है कि ये पूरे वर्म की मसल के अंदर ये वाली प्रोटीन का लेवल हम आराम से उसकी वजह से देख सकते हैं। और नॉर्मल अनइंड्यूस वर्म पे भी हमने काम किया और देखा कि अगर ये अच्छे मॉडल्स हैं तो क्या हम इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक कुछ कंपाउंड देके न्यूरो डिजनरेशन की कोई बीमारी जैसे सिम्टम इंड्यूस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या हम न्यूरोग्रिड के ट्रीटमेंट से उन सिम्टम को भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये दो बड़े जलते हुए प्रश्न हमने पूछे। हमारी न्यूरोबायोलॉजी की टीम ने इस पर बहुत सारा काम किया, डॉक्टर संदीप कुमार जी की टीम और डॉक्टर सौरभ जी ने इस पर काम किया, और हमने ये देखने का प्रयास किया कि कैसे ऐसे हमें स्पेसिफिक बायोलॉजिकल चेंजेस मिल सकते हैं। और न्यूरोग्रिड जिसके जो मेन कंटेंट हैं, एकांगवीर रस, मोती पिष्टी, रजत भस्मा, बसंत कुसुमाकर रस, रसराज रस, ज्योतिषमती सीड्स और गिलोय स्टेम एक्सट्रैक्ट। तो ये जो कंपोनेंट हैं ये बहुत अच्छे दवाइयाँ हैं जो न्यूरोग्रिड के नाम से पूज स्वामी जी ने, पूज आचार्य जी ने फॉर्मुलेट की हैं, और न्यूरोग्रिड गोल्ड हमने यहाँ पहले टेस्ट किया। जैसे हम हर बार देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि न्यूरोग्रिड गोल्ड के कौन कौन से ऐसे बायोलॉजिकली रेलिवेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो नेचर ने इसके अंदर पैक किए हुए हैं, जिनको हमने यूज़ किया हुआ है। तो HPLC से हमने देखा कि कौन कौन से कंपाउंड कितने कितने मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं, और हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमें स्पेसिफिक गिलोय के कंपाउंड यहाँ देखने को मिले। और यहाँ जो दिख रहे हैं, जो हमने GCMS से देखा, हमने ये देखा कि कौन से स्पेसिफिक कंपाउंड जो ज्योतिषमती के हैं, जो हमें यहाँ फैटी एसिड के तौर पर दिखाई दिए। तो बेसिकली जो इसकी केमिकल फिंगरप्रिंटिंग है और जो स्पेसिफिक लेबल्स हैं, हम उनके बारे में देख पाए थे। अब उसके बाद सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो हमने सर किया वो ये देखे कि अगर हम न्यूरोग्रिड गोल्ड की कुछ मात्रा इन वर्म्स को दें, इन सी एलिगेंस को दें, तो क्या सी एलिगेंस इनको टॉलरेट कर सकते हैं। क्योंकि पहला क्वेरी ये आता है कि शायद ये कुछ इनको अलग तरीके से ना दिखे। तो हमने इन तीनों अलग अलग वर्म्स के स्ट्रेन पर काम किया जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, N2, NL5901 और BZ555। इन तीनों वर्म्स को हमने अगर 30 माइक्रोग्राम पर ml, जो न्यूरोग्रिड की काफ़ी अच्छी मात्रा है, वहाँ तक लेके गए और पाया कि इनके अंदर, इन वर्म के अंदर एक अच्छी टॉलरेटेबिलिटी थी। इस डोज तक भी इन वर्म्स की जो अपनी लाइफ साइकिल थी, जो इनका जीवन चक्र था, वो अच्छे तरीके से बरकरार रहा और कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कि वर्म्स इन दवाइयों को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे थे और टॉलरेट कर पा रहे थे। पर जो क्रिटिकल वाली बात थी वो ये थी कि अगर हम देखें सी एलिगेंस के ये जो दो वर्म्स हैं जो म्यूटेंट हैं, इनका जीवन चक्र थोड़ा सा छोटा होता है। नॉर्मल वर्म्स जिनकी लाइफ लगभग 21 से 25 दिन तक होती है, ये वाले जो ये वर्म है ये 18 से 20 दिन तक इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे म्यूटेशंस होते हैं। तो हमने पाया कि जब हमने इन ऐसे सी एलिगेंस को न्यूरोग्रिड दिया तो जो इनका लाइफ स्पैन था सर वो बढ़ गया था। ये पहली फाइंडिंग थी जहाँ हम बता रहे थे, जब हम बात करते हैं वाइटैलिटी की, जहाँ हम बात करते हैं लॉन्गिविटी की, कि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो लाइफ साइकिल को और अच्छा कर देते हैं और एनिमल्स जो हैं थोड़े से और लंबे जी पाते हैं। तो एक बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट था जब हमने इनका पूरा लाइफ साइकिल नापा और पाया कि कितने डोज तक जाके बगैर किसी दिक्कत के ये वर्म्स अच्छे से जी पा रहे थे और इनका जो लाइफ स्पैन था उतना ज़्यादा एनहांस हो पा रहा था। और फिर उसके बाद हमने सर इनके अंदर काम करना शुरू किया और बीमारी इंड्यूस करनी शुरू की, और एक न्यूरोटॉक्सिक जिसका नाम है 6-OHDA, जो एक डोपामीन का ही एनालॉग है, जिसकी ज़्यादा मात्रा में नर्व फंक्शंस खराब होने शुरू हो जाते हैं और ये वेरी वेल नोन इंड्यूसर है। काफ़ी लोग इसका रिसर्च में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसका इस्तेमाल किया और सी एलिगेंस के अंदर ये दिया और देखा कि इसकी वजह से वर्म्स की जो बॉडी फंक्शंस थे वो खराब होने शुरू हो गए। % एडल्ट पर ग्रुप वो कम होने शुरू हो गए। प्रोजनी मतलब जो इनके जीवन चक्र के हिस्से हैं वो कम होने शुरू हो गए। इनकी बॉडी कम बैंड कर रही थी। इनका कीमोटैक्सिस मतलब चीज़ों को पहचानने का तरीका, जिधर जाने का तरीका वो भी चेंज हो गया। और जो अगर हम इसको देखें डिटेल में, इनके बॉडी स्ट्रक्चर भी मॉडिफाई हो गए थे। और उस सिचुएशन में हम जब न्यूरोग्रिड देते हैं तो न्यूरोग्रिड की ट्रीटमेंट की वजह से जो सिचुएशन हमने देखे थे, जो न्यूरोटॉक्सिक इवेंट हमें 6-OHDA के मिल रहे थे, वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होने शुरू हो गए। जो सर एक बहुत बढ़िया वाली बात थी कि हम पहली बार एक आयुर्वेदिक औषधि का इतना अच्छा इम्पैक्ट देख रहे थे कि दवा ऐसा काम करके दिखा रही है कि जो न्यूरोटॉक्सिटी के पैरामीटर हैं वो भी अच्छे तरीके से हमें रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब जो हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इवेंट की, जिसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस, कीमोसेंसाइजेशन। तो ये जो वर्म्स हैं इनकी भी अपनी चॉइस होती हैं, इंसानों की तरह जैसे हमारी भी चॉइस हैं। काफ़ी लोग जो यहाँ पे हैं ये इनकी चॉइस है कि सब लोग अच्छे हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए योग ग्राम निरामयम में हैं। तो एक तरीके से इनको भी अच्छी हेल्थ की एक टैक्सिस रही, एक अच्छी हेल्थ की चाह ने इनको यहाँ लेके आया है। तो ऐसा ही एक वर्म के अंदर होता है, इन छोटे छोटे वर्म्स के अंदर भी एक डिज़ायर होती है कहीं पहुँचने की। और अगर हम एक स्पेसिफिक अट्रैक्टेंट रखें, कुछ ऐसे केमिकल रखें जो वर्म्स को पसंद हैं, तो ये वर्म्स चल के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और कुछ ऐसे केमिकल रखें जो वर्म्स को पसंद नहीं है, तो ये वर्म्स वहाँ से चल के दूर हो जाते हैं। तो अट्रैक्टेंट्स एंड रेपेलेंट दोनों का इस्तेमाल करके हम इन वर्म्स के बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं। हमने यही एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि जो नॉर्मल वर्म्स हैं वो अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं इन केमिकल्स को, और उन्हें जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। पर जब हम इन वर्म्स को देते हैं एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिक जो इनके ब्रेन फंक्शन को ख़राब कर देता है, तो सर आप देखेंगे कि ये वाले वर्म्स जिनको आपने एक ये न्यूरोटॉक्सिक दिया है, तो फिर इन वर्म्स की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ख़राब हो जाती है। फिर इनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, आपने जहाँ छोड़ देते हैं वहीं पड़े रहते हैं, ना ये अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं ना ये रिपल्सन की तरफ जाते हैं। तो ये बताता है कि जो न्यूरोटॉक्सिटी है वो इन वर्म्स के अंदर इंड्यूस हो चुकी है और ये वर्म्स अब कन्फ्यूज्ड हैं, इनकी अपनी डिसीजन मेकिंग कम हो गई है। पर ऐसे ही बैकग्राउंड में आप जब इन्हें ट्रीट करते हैं, जब इनको खिलाते हैं न्यूरोग्रिड गोल्ड, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मात्रा इन वर्म्स के अंदर इस दवा की बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इनका कीमो सेंसेशन, कीमो परसेप्शन अच्छा होता जाता है और डोज डिपेंडेंट तरीके से ये वहीं पहुंच जाते हैं जहां नॉर्मल अनइंड्यूस्ड हेल्दी वर्म्स को होना चाहिए था। तो ये एक बड़ी वाली बात है जो ये बता रही है कि जो बिहेवियर की सिचुएशन है, जो कि पार्किंसन जैसी डिजीज़ में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, उसका एक बहुत छोटा सा मॉडल हमने यहाँ देखा कि कैसे एक कीमो सेंसेशन, कीमो परसेप्शन को हम इस मेडिसिन के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पे जो इस बीमारी का हॉलमार्क है, वो है डीजनरेशन ऑफ डीए न्यूरॉन्स। मतलब ऐसे न्यूरॉन्स जो डोपामीन को बनाते हैं, उनके अंदर अगर डीजनरेशन हम इंड्यूस कर पाएँ किसी न्यूरोटॉक्सिक एजेंट को लेके, जो हमने पहले देखा था 6-OHDA, तो क्या हम उस डीजनरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जो इमेजेस आपके स्क्रीन पर हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जब हम इन न्यूरॉन्स को इमेज कर रहे हैं और जब इनको हम न्यूरोटॉक्सिक दे रहे हैं, जो ग्रीन कलर की स्टेनिंग है, वो आप देखेंगे कि वो इस न्यूरोटॉक्सिक की वजह से कम हो जाती है। उनका मतलब ये कि जो न्यूरो डीजनरेशन के बड़े कारण हैं, जो डीए न्यूरॉन्स हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है। और जब हम ट्रीट कर रहे हैं न्यूरोग्रिड गोल्ड के साथ, तो आप देखेंगे ये गई हुई इंटेंसिटी वापस आती दिखाई दे रही है। और जो हम बता रही है कि जो डीजनरेशन इन न्यूरॉन्स का है, जो बीमारी का एक बड़ा कारण है, वो अच्छे तरीके से रिकवरी के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये सर ऐसे वाले डेटा हैं जो न्यूरोलॉजिकल साइंस में हमने पहली बार ऐसा करके दिखाया है कि कुछ औषधियाँ जो आयुर्वेदिक वर्ड से आ रही हैं, वो इतने स्पेसिफिक रेस्पॉन्स के साथ आ रही हैं, जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है। जिन लोगों को पार्किंसन डिजीज़ होती है, वो उनके पास एक ही दवा है जिसका वो सेवन करते रहते हैं ज़िंदगी भर, वो है एल्डोपा, जो डोपामीन का ही एनालॉग है, जो एक गोली के तौर पे खाई जाती है। हमने सर उस एल्डोपा का भी इस एक्सपेरिमेंट में पैरेलली लगाया और दिखाया कि जैसा रिस्पॉन्स एल्डोपा का आ रहा था, उससे बेटर, उसका कंपेरेबल रिस्पॉन्स हमें न्यूरोग्रिड का देखने को मिला। ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि हम एक स्पेसिफिसिटी के साथ साथ इस सिम्टोमेटिक चेंज को भी बता पा रहे हैं कि जो पाथ है इस दवाई के काम करने का वो कैसा है। अब इसमें एक बहुत अच्छी वाली बात और है जो मैं आज और बताना चाह रहा हूँ, जो हमने पहले बात की थी सिलन्यूक्लिन के बारे में। ऐसा प्रोटीन जो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसका जमावड़ा एक जगह आ जाता है, जिसकी वजह से फैट का लेवल भी बढ़ जाता है, इंक्रीज लिपिड डिपोजिशन भी इन वर्म्स में आ जाते हैं। तो हमने उन वर्म्स को यूज़ किया और उसके ऊपर जब हमने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, तो सर बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिले। एक तो ये दिखा कि जो अल्फा सिन्यूक्लिन का लेवल था, जो आप यहाँ ग्रीन कलर की लाइन के तौर पर देख रहे हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन में है, ये उन म्यूटेंट के अंदर है जहाँ आपने इसको स्टेन किया हुआ है, और जब न्यूरोग्रिड से ट्रीट कर रहे हैं तो ये इंटेंसिटी कम हो रही है। पर उसके साथ जब आप इनके फैट लेवल को देख रहे हैं, वो फैट लेवल भी अच्छे तरह से मॉड्यूलेट हो रहे हैं। तो बायोलॉजी के दोनों स्पेसिफिक कंपोनेंट जो इस बीमारी में एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, उन दोनों पैरामीटर पे हमने अच्छा इंपैक्ट न्यूरोग्रिड गोल्ड का देखा है।
और इसको फिर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को देख सकते हैं, कितने वो चल रहे हैं, कितने वो जा रहे हैं, कितना उनका बॉडी बैंड्स हैं, मतलब एक मिनट में कितनी बार उनकी पूरी बॉडी अपनी जगह से बैंड हो रही है, कितना वो लचक के साथ चल रहे हैं। क्योंकि सर ये वर्म्स चलते बहुत सुंदर हैं, इनके चलने का जो स्टाइल है वो बहुत एलिगेंट है, शायद इसलिए इनका नाम सी एलिगेंस है। पर ये जो इनका चलने का तरीका है, एक मिनट में कितनी जगह बॉडी बैंड्स हो रही हैं, उनको अगर हम क्वांटिफाई करें तो हमें दिखेगा कि इन वर्म्स के अंदर एक स्पेसिफिक ऐसा बिहेवियर है जो पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम से मैच करता है। और उस सिचुएशन में भी उस पैरामीटर में अगर आप देखेंगे तो हमें न्यूरोग्रेड गोल्ड का एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। पर ये सब तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं बिहेवियर की, हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल की, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक स्टेनिंग की, पर इसके पीछे और क्या है? अगर हम और डीप में जाएं तो क्या हम कोई इसका मोड ऑफ एक्शन देख सकते हैं कि किस वजह से ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? तो सर हम इसके बाद और नीचे लेवल पे गए और हमने स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन पे काम किया और देखा जो इन वर्म्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ या फिर रिडॉक्स होम्योस्टेसिस, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो भी पैरामीटर्स हैं, अगर हम उनको मेजर करें, क्योंकि वही एक तरीके से मूल का काम करते हैं, जड़ का काम करते हैं, जहाँ से ऐसे सब सिम्टम्स कनेक्ट होते हैं। तो हमने उन स्पेसिफिक मार्कर्स को देखा और दो बड़े जीन एक्सप्रेशन देखे। एक है प्रोटीन जिसका नाम है पिंक 1, जिसको P10 इंड्यूस पीरियोट्रिप काइनेज 1 कहते हैं, नाम बहुत सुंदर है। पिंक 1 जीन एक्सप्रेशन को देखा और पाया न्यूरोटॉक्सिटी के दौरान इस जीन का एक्सप्रेशन कम हो जाता है। हमने वर्म्स के अंदर नापा, लगभग 15 अलग अलग एक्सपेरिमेंट में देखा कि इस जीन का एक्सप्रेशन कितना है, और ये जो जीन एक्सप्रेशन कम हो गया था न्यूरोटॉक्सिटी की वजह से, आप देखेंगे कि न्यूरोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो वापस रिवर्स होना शुरू हो गया। और इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप पैरेलल में एल-डोपा का भी ट्रीटमेंट करें, जो सिंथेटिक वर्ड की एकमात्र दवा है, उसकी जो रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन एल-डोपा की वजह से मॉड्यूलेट हो रहे थे, वैसा ही रिस्पॉन्स हमें न्यूरोग्रिड के साथ देखने को मिला। ऐसा हमने एक और जीन है जिसके साथ हमने काम किया, इसको हम पार्किन कहते हैं, शॉर्ट में PDR1। उसका लेवल भी आप देखेंगे सर तो वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से रिकवर होता हुआ हमें दिखाई दिया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के पैरामीटर वो भी नापे और वहाँ में अच्छा संतुलन देखने को मिला। और जो एक्सप्रेशंस हैं अलग जीन्स के जो ऑक्सीडेटिव मार्कर को रेगुलेट करते हैं, उनका भी हमने अलग से नापा। ये सर ये लगभग 3-4 महीने के बहुत इंटेंस वर्क हैं, क्योंकि हर एक वर्म्स का एक पूरा कॉलोनी को आप आइसोलेट करके उसके अंदर RNA बाहर निकाल के फिर RT-PCR का इस्तेमाल करके आप जीन एक्सप्रेशन को मेजर करते हैं। तो पूरी टीम जो इसमें लगी रही, जो उन्होंने बताया कि जो मोड ऑफ एक्शंस हैं, कौन कौन से जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और जब इस डेटा को हमने एक साथ एक समग्र रूप से देखा तो हमने पाया कि न्यूरोग्रिड गोल्ड के इस्तेमाल से हम माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल को ठीक कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो डोपामीन के स्पेसिफिक पाथवे हैं उनको रेगुलेट कर रहे हैं, और वर्म्स के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से ठीक कर पा रहे हैं। इस पूरी फाइंडिंग को लेके सर हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है CNS थेरेपेटिक्स एंड साइंसेज। आप देखिए ये एक बड़ा जर्नल है, CNS न्यूरो साइंस एंड थेरेपेटिक्स, जो वाइले का एक बड़ा जर्नल है, और ये मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व है। ये पेपर उसमें प्रेस में आया है, इम्पैक्ट फैक्टर 6 और 7 का पेपर है सर, कि हम ये बता पा रहे हैं कि न्यूरोग्रिड जैसी औषधि अब साइंटिफिक वर्ड में इन्फ्लुएंस सीरीज के नाम से भी आगे उसमें इसका एक्सेप्टेंस है कि कैसे न्यूरोग्रिड गोल्ड अच्छे तरीके से इन सिम्टम को ठीक कर सकता है। और जो भी न्यूरोटॉक्सिटी है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर जो उनके डीजनरेशंस हैं, जो पार्किंसन के सिम्टम के तौर पर काम करते हैं, सी एलिगेंस बार्डी मॉडल में, वो एक मोड ऑफ एक्शन की साइंस के साथ भी साइंटिफिक वर्ड में अच्छे से एक्सेप्ट हो रहा है।